प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वह है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखित निबंध सुमरिनी के मन के। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बालक बच गया लघु निबंध किया है और आज हम करेंगे घड़ी के पुर्जे। सार करने से पहले हम पाठ पढ़ लेते हैं। घड़ी के पुर्जे। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सतयुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जाने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें, ये तुमसे नहीं होगा। तुम उसके अधिकारी नहीं। ये तो वेद शास्त्रज्ञ धर्म आचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवें। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख ना लगाओ। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। फिर आंखें भी हैं तो हमें ही ना देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोलकर देख ना लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे। पर जरा देख लो तो लेने दीजिए, पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना ही कठिन काम नहीं जो लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साझी का इम्तहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें ना चाबी देने आता है ना पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ लगाने नहीं देते। तो प्यारे बच्चों, ये है छोटा सा निबंध पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित। आइए हम अगला निबंध पढ़ने से पहले घड़ी के पुर्जे पाठ का सार सुन लेते हैं। घड़ी के पुर्जे लघु लेख में गुलेरी जी ने उन धर्म प्रचारकों पर व्यंग्य किया है जो ना तो स्वयं धर्म का अर्थ समझते हैं और ना ही किसी को समझाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे लोग धर्म को आस्था और अंधविश्वास के सहारे फैलाना चाहते हैं। बच्चों, घड़ी का उदाहरण देकर लेखक जी हमें समझाते हैं कि धर्म तो घड़ी की तरफ होता है, जिसकी उपयोगिता इसी में है कि हम उसमें समय देख सकें। घड़ी के पुर्जों की जानकारी में समय नष्ट करना अनावश्यक है। धर्म की उपयोगिता उसे जीवन में अपनाने में है, उस पर अधिक सोच विचार करना आवश्यक है। गुलेरी जी घड़ी वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अनेक लोग जो हैं वो क्या करते हैं, घड़ी देखने की बजाय, समय देखने की बजाय घड़ी के पुर्जों की जानकारी लेते हैं,
उसकी मुरम्मत में अपना समय बर्बाद करते हैं। अनेक लोग घड़ी साजी का काम सिखाते आए हैं। गुलेरी जी के अनुसार धर्म के रहस्यों को विवेकपूर्ण जानना और समझना घड़ी के पुर्जों की जानकारी होने के समान नष्ट करना मानते हैं। गुलेरी जी को लगता है कि जो प्रचारक घड़ी के पुर्जों की जानकारी का विरोध करते हैं, उसे समय नष्ट करना मानते हैं, वे अज्ञानी हैं। धर्म के रहस्यों को जानना और घड़ी के पुर्जों को जानना एक सी बात है, क्योंकि दोनों के लिए समझ और कुशलता की जरूरत होती है। बच्चों, आगे चलकर गुलेरी जी कहते हैं कि अंधविश्वासों, रूढ़िवादी धर्म प्रचारकों की हालत ऐसे लोगों जैसी है जो ना तो स्वयं घड़ी की मुरम्मत कर सकते हैं और ना उसमें समय देख सकते हैं और ना ही किसी अन्य को इसका उपयोग बतलाते हैं। वे अपने पुरखों की घड़ियां जेबों में लिए घूम रहे हैं, परंतु उनका उपयोग नहीं करते, नहीं जानते। ऐसे मूर्ख प्रचारक धर्म ग्रंथ लिए घूमते हैं, परंतु ना उन्हें स्वयं पढ़ या समझ सकते हैं और ना ही किसी दूसरे को पढ़ने या समझाने का अवसर देना चाहते हैं। तो आइए बच्चों, जो अगला निबंध लिखा हुआ है गुलेरी जी ने, उसको पढ़ते हैं। ये लघु निबंध है ढेले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन लें। अकड़वाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। जो लोभी होता है वो चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसे ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता। वह उसे गौ भेंट करता। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मट्टी के ढेले रख लेता। उसे कहता कि इसमें से एक उठा लो, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ और किस किस जगह की मट्टी इनमें है। कन्या जानती ना थी। यही तो लॉटरी की बुझावल ठहरी। वेदी की मट्टी, गौशाला की मट्टी, खेत की मट्टी, चौराहे की मट्टी, मसान की धूल, कई चीज़ें होती थी। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित या पट। यदि वेदी का ढेला उठा लें तो संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मट्टी छूली तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका ये अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी ब्याह ना हो। किसी दूसरे नर के सामने वह बेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए। बहुत से गृह सूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। आश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थी, वैसे वैदिक काल के हिंदू डेले छुहाकर स्वयं पत्नी वर्ण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए
मट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है? और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा लगता है? ये मैं कह सकता हूँ बकौल बादशाहन के, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से, आंखों देखा ठेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों कोस की तेज पत्थर पूजे हरी मिले, तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो प्यारे बच्चों, ये लघु निबंध मिट्टी के ढेले, आइए इस निबंध का थोड़ा सा सार कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस निबंध में गुलेरी जी हमें बताना चाहते हैं, ये व्यंग्यात्मक निबंध है और गुलेरी जी कहते हैं कि प्राचीन काल से ही लड़कियों के लिए वर चुनते समय उनकी इच्छा अनिच्छा को अनदेखा किया जाता था। वर को चुनना और किसी मिट्टी के ढेले को चुनना बराबर माना जाता रहा है, जो लड़कियों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद दुर्लभ बंधु शीर्षक से किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद दुर्लभ बंधु शीर्षक से किया था। नाटक की नायिका पोर्शिया को पुरश्री नाम दिया था। पोर्शिया अपने पति का चुनाव करने के लिए 3 पेटिकाएं लेती है, जो सोने, चांदी और लोहे की बनी थी। उनमें से एक जो थी उसमें उसकी प्रतिकृति थी। जो प्रेमी उस मूर्ति वाली पेटी को चुनता, उसी से पोर्शिया शादी करती। पहला और दूसरा प्रेमी लालची थे, लोभी थे। उन्होंने सोने और चांदी की पेटियां चुनी। जो खोला तो उसमें कुछ नहीं था। जो तीसरा प्रेमी था उसने लोहे की पेटी खोली और वो निर्लोभी होने का उसका प्रमाण था। उसी में पोर्शिया की प्रतिमूर्ति थी और उससे वह ब्याही गई। ये चुनाव गुणों की परख पर आधारित था, इसीलिए सुंदर था। प्यारे बच्चों, इस लघु निबंध में गुलेरी जी हमें बताना चाहते हैं, गुलेरी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में रचे गृह सूत्रों में जिनके रचयिता आश्वालायन, गोभिल और भारद्वाज जैसे ऋषि थे, यह व्यवस्था की जाती थी कि युवतियां मिट्टी के ढेलों को चुनकर अपने पति का चुनाव करती थी। खेत, मसान, बेदी और गौशाला की गोबर मिली मिट्टी से ढेले बनाए जाते। पंडित जी ढेले बनाकर लाते थे और जानते थे कि किसमें कहाँ की मिट्टी है। युवती को उनमें से एक ढेला चुनना होता था। यदि संयोग से खेत में मिट्टी वाला ढेला वो चुन लेती या छू देती तो उसका पति जमींदार होगा। यदि गोबर वाली मिट्टी का ढेला छू देती तो उसका पति पशुओं का स्वामी होगा, गवाला होगा। और यदि गलती से मसान होता है बच्चों, शमशान की मिट्टी वाले ढेले को हाथ चला जाता तो इसे अपशगुन कारक समझा जाता था। मसान वाला ढेला छू लेने वाली लड़की संभव है दोबारा यदि इसी परीक्षा में बैठे और किसी अन्य स्थान वाली मिट्टी के ढेले को छुए तो उसी से उसकी शादी कर दी जाती थी। कहने का भाव ये है कि लड़की के लिए पति का चुनाव एक लॉटरी के द्वारा ही अवैज्ञानिक है जितना कि ढेले चुनकर शादी करना। लड़की के लिए पति का चुनाव एक लॉटरी के द्वारा ही संभव था, जो अनुचित था। गुलेरी जी मानते हैं कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से वर दुल्हन का चुनाव भी उतना ही अवैज्ञानिक है जितना कि ढेले चुनकर शादी करना। राजपूत काल में स्वयंवर प्रथा थी जिसमें लड़की उपस्थित युवकों को शक्ल सूरत देखकर अथवा उनके यश आदि की जानकारी के आधार पर
चुनाव करती थी। ये प्रथा अपेक्षाकृत अच्छी थी। बाद में जब यह भी विकृत हो गई तो शादी तलवार के जोर पर होने लगी। गुलेरी जी ने विवाह के संबंध में, जो लड़कियों का विवाह होता है, तो गुलेरी जी विवाह संबंध को जीवन भर का बंधन मानते हैं और इसे सोच विचार कर, देख परख कर अपनाने की वकालत इस लेख में करते हैं। धन्यवाद बच्चों।